एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज ये जो क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। महत्वपूर्ण क्लास क्यों है? क्योंकि आज ही वैसे क्लास 1 है, कोई वैसी क्लास नहीं कि हम कुछ टॉपिक्स वगैरह पहले पढ़ चुके हैं। पहली क्लास किसकी? बायोलॉजी। आज से हम अपना बायोलॉजी भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी की जीएस में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये पूरे लेक्चर्स जो भी मैं बनाने वाला हूँ, आगे रिकॉर्ड करने वाला हूँ, अगर आप ये पूरा लेक्चर्स भी ले लोगे ना, तो डेफिनेटली आपको जितने भी बायो से सवाल पूछे जाते हैं, फिर मैं आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स लेकर आऊँगा, उनसे जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट आप बना लोगे। लेकिन एक ही शर्त है, जितने भी मैं बना रहा हूँ, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा कंटेंट बना रहा हूँ, पीपीटी, इस क्लास की मैं पीडीएफ तो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाला हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, वहाँ से फिर नोट्स बनाना। और ये जितने भी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, उस पर मैं बेस्ड पीवाईक्यूज़ भी करवाऊँगा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, पीवाईक्यूज़ डेफिनेटली इसमें से आ रहे हैं, और ये नोट्स बनाना और अच्छे से इसको रिवाइज करना, डेफिनेटली आपके लगभग सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला सबसे टॉपिक कर रहे हैं स्टार्ट, सेल। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है, तो आओ सबसे पहले जानते हैं आखिर सेल होता क्या है। ये मैंने एक ओवरव्यू यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दो तरीके के सेल ले रखे हैं, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल। देखो सेल क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो, आपने बचपन में अगर पढ़ाई करी होगी तो आपने ये जाना होगा, आपको ये जरूर पता होगा कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी ये संसार में मटेरियल्स होते हैं, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बन मिले होते हैं, मिल के बने होते हैं, जिसे हम एटम्स बोलते हैं। फिर वो एटम्स के अंदर डिस्कवरी की गई थी कि उसमें न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो चारों तरफ घूमते हैं। ये सारी चीज़ें रहे, तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं, वो सभी एटम से मिलके बने होते हैं। उसी तरीके से बायोलॉजी में भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने केमिस्ट्री वालों का देख के अपने बायो में भी कुछ ऐसी डिस्कवरीज करी। उन्होंने ऐसा पाया कि जो हमारी ह्यूमन बॉडीज़ है, जो हमारी लिविंग थिंग्स है, वो भी इसी तरीके से पार्टिकल से बनी है, जिसको इन्होंने सेल नाम दे दिया। केमिस्ट्री में इसी को हम एटम्स बोलते हैं, हालांकि वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी में ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको सेल बोला जाता है। जितनी भी हमारी बॉडीज़ होती है ना, आप ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे सेल्स आपस में जुड़ के हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, जिस तरीके से हमारा जो घर होता है, छोटे छोटे ईंटों से मिलके पूरा हमारा घर बनता है, पूरी दीवार बनती है, फिर उससे कमरे बनते हैं, फिर उससे रूम बनता है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे सेल का भी यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे सेल का भी कंसेप्ट है। जैसे ये एक सेल है, ये पूरा एक सेल है, अब ये कई सारे मिलियंस ऑफ सेल मिलके इस तरीके से टिश्यूज़ बना देंगे। फिर ये मिलियंस ऑफ टिश्यूज़ मिलके इसी तरीके से यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स बना देंगे। ठीक है, आई थिंक ये उल्टा दे रखा है ना? नहीं, सेल ऑर्गेनल्स, हाँ, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, ये शायद पहले आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर ये आना चाहिए था। और ये फिर ऑर्गेनल्स मिलके सेल बना देते हैं, फिर सेल मिलके टिश्यूज़ बना देते हैं, जब ये टिश्यूज़ मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम जितने भी हमारे, ये लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये सभी आप देखोगे टिश्यूज से बने हैं। और जो टिश्यूज है वो किससे बना हुआ है? वो सेल से बना हुआ है। जो सेल है वो किससे बना हुआ है? वो सेल ऑर्गेनल से बना हुआ है। और जब ये सारा हमारा ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स बन जाते हैं, तो इनको कनेक्ट कर देते हैं किसके द्वारा? पाइप्स के द्वारा, जिसे हम नसें बोलते हैं। उस नसों से कनेक्ट करके फिर स्केलेटन बॉडी, ये सब भगवान ने किया है, इसके आर्किटेक्चर इंजीनियर भगवान है। तो इन सभी ऑर्गन्स को जोड़ के एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया। ऑर्गन सिस्टम का फिर कॉम्बिनेशन करके, जैसे एक लंग्स है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी तरीके से हमारा एस्किरेटरी सिस्टम होता है, उसी तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है। तो ये जितने भी सारे सिस्टम्स मिलके फिर एक ह्यूमन बॉडी बना दी जाती है, जो कि पूरा फंक्शंस करते हैं। खाना पीना, सोना, दौड़ना, भागना, फिर काम करना, वो सारी चीज़ें फिर कब पॉसिबल हो पाता है? जब ये सेल से मिलके टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलके ह्यूमन बॉडी बनता है। तो अब ये जाके पूरी प्रोसेस होती है। आई बात समझ में? तो ये तो हमने सोचा कि, ये तो हमने जाना कि सेल से क्या बनता है, फिर उससे क्या बनता है, फिर उससे फिर ह्यूमन बॉडी कहाँ तक बनती है। अब हम जानेंगे इस सेल्स के डीप में। आखिर ये जो पूरा चैप्टर होने वाला पूरा अपने सेल के बारे में होता है। जिस तरीके से हम वहाँ पे एटम्स, केमिस्ट्री में हमने एटम्स पढ़ा, फिर एटम्स से जितने भी सारे पार्टिकल्स बनते हैं, जितने मटेरियल्स होते हैं, बड़े बड़ी चीज़ें बनती हैं, तो फिर हमने एटम्स के डीप में बारे में पढ़ा। उसी तरीके से हम यहाँ पे सेल में पढ़ेंगे। जिस तरीके से जो पूरी बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है, आखिर सेल में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो ये सेल आपस में जुड़ के हमारी बॉडी को इतना फंक्शनल बना देती है, हमारी बॉडी की इतनी क्षमता हो जाती है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जो चाहें वो अपने पैर हिला सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं,
जो चाहे उठा सकते हैं। आखिर ये सब किसकी वजह से होता हो पा रहा है? सेल्स की वजह से, क्योंकि सेल्स आपस में मिलके ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं। तो उस सेल्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और उन सभी सवाल को आप क्लियर कर लोगे जब आप ये पूरा लेक्चर कर लोगे, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अब जो सेल्स होते हैं ना, वो दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें तो जो होते हैं वो एटम्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हमारे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स, प्लांट्स में भी तो भाई लिविंग में ही आते हैं ना वो भी। तो ये हमारे पूरे सेल्स हैं, ये पूरा क्या हमारा एक सेल है। हमने एक सेल को पकड़ लिया, अब इसके बारे में हम डीप रिसर्च करेंगे। अब हमने जब माइक्रोस्कोप लगाया ना, तो हमने देखा ये केवल इसी तरीके से एक छोटा सा रूम और खाली सा रूम नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं छोटे छोटे। जैसे ये सेंट्रोजोम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हमारा सेल डिवाइड होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे अभी माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन टॉपिक में, उसमें सेंट्रोजोम अपना काम करता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे ये सेल है ना, इसके अंदर एक लिक्विड भरा है, जिससे कि ये सारे ऑर्गेनल्स, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी apparatus, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस वगैरह, और ये जितने भी प्लास्टिड्स वगैरह होते हैं, ये मूव कर पाते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म वो लिक्विड होता है जो पूरे सेल के अंदर भरा होता है, जिससे कि जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, इनका साइज बहुत डेफिनेटली माइक्रोमीटर में भी बहुत छोटा होता है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे इनके साइजेस के बारे में भी। हालांकि इनके साइजेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी के साइजेस बहुत बहुत छोटे होते हैं। लेकिन आपको इतना बस जानना है कि साइजेस बहुत छोटे होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक अंदर एक लेयर होती है जो इस सेल को प्रोटेक्ट करती है, जो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर ना जाए। ये एक तरीके से कह सकते हैं सेल का एक दीवार है, बाहरी दीवार है, ठीक है। ऐसे ही ये अपना प्लांट सेल है, इसमें कुछ कुछ कॉमन्स होती हैं, कुछ कुछ कॉमन नहीं होती है। जैसे जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लास्टिड है या फिर क्लोरोप्लास्ट है, ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लांट सेल क्यों? क्योंकि प्लांट सेल को खाना बनाना होता है ना धूप से। हम तो खाना खा लेते हैं गेहूँ चावल खेतों से लाके, क्योंकि एनिमल्स तो खा लेते हैं, लेकिन प्लांट्स थोड़ा ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो उनको भगवान ने एक अलग ही सेल यहाँ पे ऑर्गेनेल्स दे रखा है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट देते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि इनको हेल्प करता है सूरज की रोशनी की मदद से खाना बनाना। तो ये क्लोरोप्लास्ट इनमें एक एक्स्ट्रा होता है। और ये क्या है, ये अपना पेट है एक तरीके से, सेल का वैक्यूल होता है जिसमें खाना पानी भरा रहता है। जिस तरीके से हम अपने पेट में अपने स्टमच में खाना स्टोर करते हैं, वैसे ही जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने वैक्यूल में खाना स्टोर करते हैं। ये मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई? ये जितने भी सेल्स होते हैं, इसमें जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ ना कुछ काम करता है। सबका अपना अपना काम डिवाइड है। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट का खाना बनाना, ये लाइजोसोम्स का कचरा साफ करना, जितने भी सेल्स में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ चुके हैं। जैसे ये गोल्गी apparatus है, जिसका काम है प्रोटीन्स की पैकेजिंग करना, फिर उसकी डिस्पैचिंग करना वेसिकल्स के फॉर्म में। ये रफ एंडोप्लाज्मिक, ये राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाता है। ये न्यूक्लियस, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जिसके अंदर डीएनए वगैरह क्रोमोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं, जो सेल डिवीज़न होता है उसके काम आता है। और न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो पूरे सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, काम करते हैं, उनकी मूवमेंट होती है, वो सभी न्यूक्लियस उनको कंट्रोल करता है। एक तरीके से इंचार्ज है ये सेल का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो पा रही हैं? सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हो पा रही हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि एनर्जी बना रहा है। जैसे क्या होता है, हम खाना खाते हैं, जैसे मैं एक एनिमल सेल का एग्जांपल लेता हूँ। मैं खाना खाते हैं, देखो पूरा ब्रीफ में समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरा एक एक ऑर्गेनल्स को पकड़ूंगा, डीप में समझाऊंगा। लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ताकि एक कहानी की मदद से आपको समझ में आए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हम खाना खाते हैं, हम केवल खाना खाते उतना पर्याप्त नहीं है। अगर हम खाना खाएं और ऑक्सीजन ना ले तो हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब हम खाना खाते हैं फिर ऑक्सीजन लेते हैं, तो आपने ऑक्सीडेशन वगैरह पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अब रेस्पिरेशन हम करते हैं तो उसकी वजह से हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब वो ऑक्सीजन जाके हमारे ब्लड में मिल जाता है, लंग्स से जाता है, ब्लड में मिल जाता है। अब वो जो ब्लड होता है ना, वो हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है खून। अब उसमें भी आरबीसीज वगैरह होती हैं, जो आरबीसीज जो सेल्स होती है ना, वो उस ऑक्सीजन को और जो खाना है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसके पास वो सारी एबिलिटीज़ होती हैं कि ये एनर्जी बना पाए। जो भी हम ग्लूकोज खा रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं, उसको ये कन्वर्ट कर देता है एटीपी के फॉर्म में, एडिनो ट्राइफोस्फेट। एनर्जी की एक करेंसी है, जिसे हम कैसे बताऊँ, जैसे हम अमेरिका में जो करेंसी होती है डॉलर में नापते हैं, इंडिया में जो करेंसी होती है रुपये में नापते हैं, उसी तरीके से जो सेल्स में एनर्जी होती है ना, उसको एटीपी में नापते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी देता है, एनर्जी बनाता है, जितने भी हम खाना खाते हैं ऑक्सीजन लेते हैं उसकी मदद से। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू, जो डीऑक्सीराइबो ब्लड होता है उसके थ्रू फिर से लंग से आता है, लंग से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप अभी अगर पूरा नहीं समझ में आया तो इतना समझ लो, जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी बनाता है, जो कि
इन जितने भी ऑर्गेनल्स काम करते हैं, जैसे ये गोल्गी अपैरेटस अगर पैकेजिंग कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट अगर खाना बना रहा है, तो ऐसे थोड़ा ना खाना बना देगा, इसको कुछ एनर्जी वगैरह तो चाहिए होगी ना, पावर तो चाहिए होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। अगर ये सेल्स में बहुत सारे कचड़े भर जाते हैं तो लाइसोसोम्स उनको साफ करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये एक तरीके से न्यूक्लियस से कांटेक्ट में रहता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होती हैं उसको ये राइजोसोम्स की मदद से, जैसे ये क्या है, ये छोटे छोटे जो है ना, ये राइजोसोम्स है जिन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये प्रोटीन बना के न्यूक्लियस को प्रोवाइड करता है। या फिर न्यूक्लियस से जो भी चीज़ें आती हैं वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से ही आती है। अब ये जो प्रोटीन्स बनाता है ये न्यूक्लियस के पास नहीं जाता, ठीक है, ये आप ठीक कर लेना, न्यूक्लियस के पास नहीं जाता, ये जो राइबोसोम्स होता है, अब ये जब प्रोटीन बना लेता है तो ये सीधा गोल्गी अपैरेटस के पास भेज देता है, फिर गोल्गी अपैरेटस उसको पैकिंग करता है उसकी, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है, डिस्पैच करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। प्रोटीन्स अलग अलग ऑर्गेनल्स को फिर चाहिए होता है ना काम करने के लिए, तो वो गोल्गी अपैरेटस उसमें भी हेल्प करता है। पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक अपने आप में दुनिया है। और इसी दुनिया में हम देखने वाले हैं आखिर इतने सारे इंजीनियर्स, ये सारे इंजीनियर्स ही तो हैं, सबको अलग अलग काम डिवाइड किया गया है, वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये साइटोस्केलेटन्स क्या होता है, साइटोस्केलेटन एक जैसे ये हो गया हमारे क्या कहते हैं, जैसे ये जैसे ये पूरा साइटोप्लाज्म है, इसमें ये फाइबर्स जैसी ट्यूब्स होती हैं जो कि एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। जैसे ये, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे लाइजोसोम्स है ये, अगर सेल में कहीं भी जैसे कचरा यहाँ पे है, जैसे बाहर से कोई कचरा आ गया, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब इसको खाना खाने के लिए जो सेल होता है उसको खाना खाने के लिए अंदर खाना तो लेकर आना पड़ेगा, जो भी हम खाना खाते हैं वो सेल के अंदर आता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया उससे एनर्जी बनाता है। तो जब खाना खाते हैं कई बार उसके साथ बाहर की मटेरियल भी ऐसी आ जाती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल होती हैं, तो ये लाइजोसोम्स उसके पास कैसे जाएगा, इसी साइटोस्केलेटन की मदद से। ये फाइबर की तरह एक जैसे कह सकते हैं घास फूस की तरह एक मटेरियल होता है, या फिर धागा की तरह, जो कि इस लाइजोसोम्स को मदद करेगा यहाँ पर मूवमेंट होने में, जो भी वेस्ट वगैरह मटेरियल साफ करने में। तो ये सारे जितने भी ये ऑर्गेनल्स हैं इन सब का एक अलग अलग एक काम डिवाइडेड है, और उन सभी कामों को हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। आई होप जो भी मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। ये एनिमल सेल है, जैसे हम एनिमल्स में आते हैं ना, जानवर में आते हैं हम, तो जो ह्यूमन है वो एनिमल सेल से बना होता है, इसमें कुछ चीज़ें नहीं होती जो प्लांट सेल में होती हैं। जैसे प्लांट सेल होते हैं, जैसे जितने भी पेड़ हो गए वो सभी प्लांट सेल से बने होते हैं, ये कुछ बताने की जरूरत है नहीं, खामा का बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट देख लो, यहाँ पे एवरी बॉडी एनिमल या फिर प्लांट वो सभी सेल से बने होते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखो सेल के बारे में। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि सेल होता क्या है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेल के अंदर हमने झांक के देख लिया, पूरा माइक्रोस्कोप वाला वो पिक्चर लेकर आया था, मैं आपको समझा दिया। आखिर डेफिनेशन क्या होती है सेल की, अभी हम आगे देखेंगे ना। ऐसे कई सारे साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए बायोलॉजी के, उन्होंने सेल्स की डेफिनेशन दी। सेल्स क्या होती है, एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जिस तरीके से जो ईंट होती है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस होती है, एक सबसे जो छोटा चीज़ होता है वो ईंट होता है, सीमेंट वगैरह वो सब बाद में सोचो, जो सबसे छोटा जो एक अपने आप में कंप्लीट मटेरियल होता है ईंट होता है, ईंट की वजह से हम घर बना पाते हैं। उसी तरीके से जो सेल है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, मतलब हमारी जो बॉडीज़ होती हैं वो सेल से मिलके बनी होती हैं। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना जो हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो एक सेल से ही बने होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर मतलब ये जो सेल हैं आपस में मिलके स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। हमारे सेल ऑर्गेनल्स जो सेल्स होते हैं वो फिर टिश्यूज़ वगैरह बनाते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ना। और इसी तरीके से ये फंक्शंस भी होते ही हैं, इनके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे जैसे ये सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलकर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, तो ये सभी फंक्शंस करते हैं अपने आप में, इनका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में होगा यहाँ पे आखिर सेल्स का डेफिनेशन क्या है। हालांकि ये पूछेगा नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ है, और मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको इतना तो पता होगा। अब बात करते हैं आखिर ये जो सेल है इसके बारे में हमें पता कैसे चला। जैसे इन इन महाशय जी की वजह से हमें पता चला कि रॉबर्ट हुक, देखो 1665 में इन्होंने डिस्कवर कर दिया था। 1665, जिस समय मॉडर्न ज़माना भी नहीं था, इतनी हाई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। रॉबर्ट हुक, इन्होंने कैसे, और इन्होंने भी जो सेल डिस्कवर्ड किया था ना वो लिविंग सेल नहीं था, मतलब प्लांट और एनिमल सेल नहीं था, वो डेड सेल था। एक्चुअली में क्या हुआ था, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे रॉबर्ट हुक साहब थे यहाँ पे, हुक साहब, तो ये क्या करते, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, इनका पेपर निकला नहीं तो डिप्रेशन में चले गए। अब ये जब जंगल में जा रहे थे, है ना,
इनके घर के आसपास जंगल होगा, वहाँ पे सोचा चलो थोड़ा नेचर वगैरह देख लेते हैं, डिप्रेशन में वैसे ही हैं, बाहर की दुनिया में घूमेंगे तो थोड़ा सा कम होगा। तो जब ये जंगल में गए तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या चीज़ है भाई, ये सस्ते आशिकों का कारनामा है। उन्होंने ड्रॉ किया था पेड़ के ऊपर, ये अपना दिल बनाया था दोनों ने मिलके, ठीक है, दोनों ने मिलके। तो जब इन्होंने देखा, इन्हें दूर से ये चमक गया भाई, ये रेड रेड क्या है। तो इसका उन्होंने देखा आखिर ये क्या चीज़ है। उनका कंपटीशन में तो हुआ नहीं, अब जिंदगी में कुछ रह नहीं गया, वो भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार। तो उन्होंने क्या किया, हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कुछ तरकीब निकाला। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन ने सेल सेल नहीं सेव से ग्रेविटी डिस्कवर कर दिया, उसी तरीके से इन्होंने इसकी पैर की छाल लेकर आया। पैर की छाल को बोलते हैं बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, बार्क ऑफ अ ट्री की मदद से इन्होंने डेड सेल डिस्कवर कर दिया। अब वो कैसे कर दिया जानो। जब इन्होंने दिल देखा, ओए ये क्या चीज़ है। अब अब उन्होंने बोला, जब उन्होंने ये पेड़ की छाल है वो लेके गए अपने घर, इन्होंने छील के और लेके गए और बोला अब तो गर्दा उड़ेगा भैया। जब ये पेड़ की छाल वो अपने घर लेके गए और उन्होंने जब यहाँ पे माइक्रोस्कोप्स के अंदर यहाँ पे उसको पेड़ की छाल को रख के उन्होंने देखा, तो उन्होंने उन्होंने कुछ ऐसा देखा। और भाई उन्होंने देख के एकदम चकित रह गए, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। उन्होंने गूगल पे सर्च किया, गूगल तो था नहीं, और किसी को भी नहीं पता था कि ये इस तरीके से जो सेल्स होते हैं, इस तरीके से जो पेड़ होती हैं, मटेरियल्स होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो इतने छोटे छोटे मटेरियल से बनी होती हैं या फिर छोटे छोटे सेल से बनी होती हैं, किसी को भी नहीं पता था। तो पहली बार वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि ये जो बार्क ऑफ अ ट्री है, ये छोटे छोटे इस तरीके से सेल से मिलके बना होता है। इसका नाम इन्होंने क्या दिया, सेल्स दिया। और ये जितने भी सेल थे ना, ये आपस में क्या थे, डेड सेल्स थी, क्योंकि ये बार्क ऑफ अ ट्री थी। तो ये क्या थी, आपस में ये डेड सेल्स थी। और यहाँ से फिर इसका नाम, यहाँ जैसे लेटिन से नाम आया है, जो सेल आया, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। क्योंकि ये सारे जितने भी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बोल रहा हूँ बार बार, ये जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे एक तरीके से गैप्स से मिलके बना हुआ है, ये है इसी का माइक्रोस्कोपिक वर्जन है ये। तो ये छोटे छोटे सेल्स, तो इन्होंने इन्होंने इन्हें तो पता नहीं था सेल होता है क्या, इन्होंने तो बाद में सेल नाम दिया ना। तो इन्होंने तो कहा ये छोटे छोटे रूम्स की तरह क्या बने, छोटे छोटे जगह खाली से मिलके ये पूरा पेड़ बना हुआ है, पूरा बार्क बना हुआ है ट्री का, पूरी छाल बनी हुई है। तो इसी छाल को आगे चल के उन्होंने नाम दे दिया सेल, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। अब आप तो जानते हो, अगर किसी भी फील्ड में कोई एकदम फेमस हो जाता है, बहुत सारे लोग उसी फील्ड में घुस जाते हैं। तो यहाँ पे एंटोन वेन ल्यूवेन हुक देखा, इन्होंने देखा भाई बहुत नाम कमा लिया रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने भी देखा मैं भी कुछ करूँगा। फादर तो पहले से ये थे माइक्रोबायोलॉजी के, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और फिर ऑप्शन दे देता है। तो याद रखना, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके घुंघरैले बाल थे इस तरीके से आइजैक न्यूटन की तरह, और ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने लिविंग सेल सबसे पहले डिस्कवर्ड किया। रॉबर्ट हुक जी ने तो डेड सेल डिस्कवर्ड किया, लेकिन अच्छी शुरुआत करी इन्होंने। एंटोन वेन को वहाँ पे हिंट मिल गया, तो उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया, वो भी लेक में। आई बात समझ में, लेक में, और लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया था, और ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हालांकि इतने स्टैटिक वो पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए, और किस सन में किया था ये भी पता होना चाहिए, 1674 में। तो एंटोन वेन ल्यूवेन हुक कौन थे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे, जिन्होंने लिविंग सेल, पहला लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया था, वो भी कहाँ पे, लेक में। जब ये आगे आए, रॉबर्ट ब्राउन ने जाना भाई यार ये सारी डिस्कवरीज हो चुकी है, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। जिस तरीके से आज की युवा पीढ़ी बोलती है कि यार जैसे बिजनेस करना होता है, कोई नई चीज़ें करनी होती है, तो बोलते हैं यार बचा ही क्या है जिसको मैं बनाऊं, ऐसे क्या चीज़ें सारे लोग तो बना चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने वो बना दिया, गूगल वालों ने वो बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, चैट जीपीटी से अब सब कुछ बन जा रहा है, मैं क्या बनाऊं, मेरे लिए कुछ बचा नहीं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सोचा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम अगर दृढ़ संकल्प लें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ, हर मतलब हर सारी चीज़ें कभी भी डिस्कवर्ड नहीं हुई है, ना आज हुई है ना पहले हुई थी। उन्होंने सोचा जरूर कुछ ना कुछ बाकी रहा होगा। तो जो इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया था एंटोन वेन ल्यूवेनहुक ने, ये रॉबर्ट ब्राउन उसी को ध्यान से देखने लगे। आखिर ये क्या डिस्कवर्ड किया इन्होंने, आखिर ये चीज़ें हैं क्या, जिससे छोटे छोटे बच्चे होते हैं किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं ना, तो वही काम यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन जी ने किया। इन्होंने जब इसको ध्यान से देखा, जब इन्होंने अपना एडवांस वर्जन वाला, 1831 की बात चली रही है, ये तो 1600 मतलब 1700 की बात चली, 17th सेंचुरी की, ये तो 19th सेंचुरी में जी रहे हैं। तो इन्होंने देखा इनके पास और भी तगड़ा माइक्रोस्कोप था, तो इन्होंने उस लिविंग सेल को जब ध्यान से देखा, उसको खूब ज़्यादा रातों दिन उसको माइक्रोस्कोप से जब जूम किया, तो उन्होंने देखा उसके अंदर कुछ मोटा मोटा सा अलग सा गोल गोल सा चीज़ है, जैसे ये क्या था, पूरा सेल है। तो उन्होंने देखा इसके अंदर भी छोटा सा चीज़ है, जिस तरीके से केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जैसे ये क्या है पूरा वो है, एटम्स है। और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरीके से अल्फ़ा पार्टिकल्स को करवाया,
इस तरीके से बम्बार्डिंग करवाई, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे आ गए वापस, कुछ ऐसे आ गए वापस। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट ये भी करने लगे और इन्हें मिल गया कि ये जो सेल है, ये केमिस्ट्री की बात है, ठीक है, ये बायोलॉजी की बात है। तो जैसे ये सेल है, उसके अंदर ये मोटा मोटा सा क्या चीज़ है, ये गोल गोल सा आखिर क्या चीज़ है, इसके अंदर भी कुछ है। तो उन्होंने इसी का नाम दे दिया न्यूक्लियस। और आप पे से सवाल पूछ भी लेता है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन सेल, तो उनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। और उन्होंने कब किया ये काम, ये कारनामा उन्होंने कब किया, 1831 में। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जी ने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया। अब न्यूक्लियस जब इन्होंने डिस्कवर कर दिया ना, तो ये पुरकिंजे साहब भी आए। पुरकिंजे साहब ने क्या कर दिया, इन्होंने कुछ काम नहीं किया अलग, जिस तरीके से क्या होता है, जो कोई चीज़ें कुछ डिस्कवर कर देता है, हम अपने कुछ उसमें ऐड करके एक नई चीज़ डिस्कवर कर देते हैं ना, कर मेहनत उतनी ही लगती है, लेकिन हाँ, अपनी कुछ और भी चीज़ें डिस्कवर करके उसी में ऐड करके हम भी नाम कमा लेते हैं। वही काम पुरकिंजी ने किया। पुरकिंजी जी ने क्या किया, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर कर दिया। प्रोटोप्लाज्म कुछ और नहीं है, जो इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था ना, उसी के साथ इन्होंने साइटोप्लाज्म को भी जोड़ दिया। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया भी होगा भी, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको सेल के बारे में बता रहा था। तो जैसे साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये पूरा अपना सेल है, हाँ बताया था। तो ये इसमें जितने भी लिक्विड्स वगैरह भरे होते हैं ना, जिसमें हमारे सेल ऑर्गेनल्स आपस में घूम रहे होते हैं, बतिया रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, जहाँ पर भी टहलते हैं, तो वो इस सेल के अंदर पानी होता है, उसी पानी की वजह से वो सारे सेल ऑर्गेनल्स मूव करते हैं। तो ये पुरकिंजे ने इसमें, जब उनके पास सेल था लिविंग, उन्होंने छेद कर दिया, तो उन्होंने देखा है पानी बहुत सारा निकल रहा है। आपको ऐसी कहानी बता रहा हूँ, जस्ट जोकिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। और कमेंट में बताया करो यार, फीडबैक दिया करो, पूरी मेहनत लगती है इसको, सबसे पहले पीपीटीज वगैरह बनाना, और फिर अच्छे से इसको एक बार और तैयार करना, पढ़ना, किस तरीके से आपको मेरे को समझाना है, वो सारी कहानी एक तरीके से सोचना, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर दिया करो, इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें और करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा सेल है। तो अभी इन्होंने देखा इसमें साइटोप्लाज्म जैसी कुछ चीज़ें, इन्होंने नाम दे दिया फिर उसको साइटोप्लाज्म, मतलब लिक्विड जैसी कुछ चीज़ें, उन्हें इन्होंने क्या नाम दे दिया, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म के ही अंदर तो ये न्यूक्लियस था, तो इन्होंने साइटोप्लाज्म तो अलग से डिस्कवर किया ही होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म के साथ साथ इन्होंने न्यूक्लियस को भी जोड़ के इन्होंने एक अलग ही नाम दे दिया, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, प्रोटोप्लाज्म मतलब पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन्स वगैरह। अब जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है केमिस्ट्री में, तो वहाँ से इन्होंने वहाँ से कॉपी कर दी प्रोटो, और प्लाज्म साइटोप्लाज्म से कॉपी कर लिया। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के इन्होंने क्या कह दिया, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता भूल पाओगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब इन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कवर कर दी, अब इन्होंने देखा, क्योंकि इन्होंने तो इतना बता दिया कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जैसे इन्होंने बता दिया रॉबर्ट हुक ने कि जो बार्क ऑफ अ ट्री है वो छोटे छोटे रूम्स सेल से बन के बना हुआ है। तो आगे हमारे सचलाइडिन और सचवान आए, उन्होंने थोड़ा सा और रिसर्च की, थोड़ा सा और उन्होंने रातें जागी और इस पर रिसर्च करी, और इस तरीके से करते करते 1838 और 39 तक उन्होंने क्या पाया, जितने भी हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये सेल से तो मिलके बने ही बने हैं, और जो सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इन्होंने अपने नाम ये दो थ्योरी दे दी अपने नाम से, बस ये एक तरीके से कंप्लीट थ्योरी यहाँ से इन्होंने दे दी, कि एक थ्योरी जो इन्होंने क्या कहते हैं, जो थ्योरी है इन्होंने लॉन्च कर दी सेल के बारे में, कि जो सेल्स होते हैं वो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सेल से मिलके बने होते हैं, और ये जो सेल है यही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन आगे चल के विर्चो जी आए, जिन्होंने असली काम किया। असली काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि ये जो सेल्स होती हैं ना, ये जो नई सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिल आती हैं। जैसे ये अपने आप में सेल है, जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे हमारा जो बॉडी होता है वो लाखों साल डेली हमारे बॉडी पे से झड़ जाते हैं और लाखों साल नए बनते हैं। वो किसने बताया, वो विर्चो जी ने बताया। विर्चो जी का उपकार है कि आज हमें पता है कि जितने भी हमारे नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। हमारे बॉडी पे जितने बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स है, करोड़ों लाखों, इतने तो एलोन मस्क के पास पैसे भी नहीं है, या फिर पूरी दुनिया में इतने पैसे नहीं है जितने हमारी एक बॉडी सेल से बनी है। तो वो जो सेल्स हैं ना, वही नए सेल्स बनाते हैं। मतलब जो नए सेल्स आते हैं वो उन्हीं पुराने सेल से आते हैं। और ये किसने बताया था, ये हमारे विर्चो जी ने बताया। और ये भी पूछ लेता है जो थ्योरी है सेल की थ्योरी, वो किसने दी थी, वो सचलाइडिन एंड सचवान ने दी थी, ठीक है। तो ये भी याद रखना हो, थियरी में क्या था, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको किस तरीके से पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे सचलाइडिन और आपसे पूछ लेगा जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर गिवन बाय सचलाइडिन एंड सचवान। एक ऑप्शन में ये दोनों दे देगा, एक ऑप्शन में ये दे देगा, फिर दूसरा कोई पॉइंट ऐड कर देगा, एक ऑप्शन में ये दे देगा, फिर दूसरा कोई पॉइंट ऐड कर देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, केवल ये और ये, यही दोनों थ्योरी सचलाइडिन और सचवान ने दी थी 1839 में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा और याद भी रहेगा, और नोट्स बनाते चलो, ठीक है।
लाइव क्लास में लाइव नोट्स बनाओ। और ये विर्चो जी ने क्या बताया, जितने भी हमारे जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, जो सेल डिवीजन प्रोसेस होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो, जब ये सारी चीज़ें डिस्कवर्ड होती हैं तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो ज़्यादा दिमाग लगाता है, जो यूट्यूब पे फैक्ट वाली वीडियोज़ बनाता है, देखता है। तो उसके दिमाग में आया, जब इतने सारे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, ये अपने आप में एक कंप्लीट छोटा सा एंटिटी होता है, तो इसमें कुछ कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा, जो बीच का होगा, जो ह्यूमंस में सबसे बड़ा होगा, जो मेल में सबसे बड़ा होगा, जो फीमेल में बड़ा होगा सबसे। तो जब इस तरीके से सोचा इसने तो डेफिनेटली होगा। और इस तरीके से जब इसने सोचा तो डेफिनेटली पाया भी गया। जो सबसे लार्जेस्ट सेल है ना, वो शुतुरमुर्ग का अंडा पाया गया, ऑस्ट्रिच एग। देखो सेल होता है क्या है, सेल होता है अपने आप में कंप्लीट एक ही चीज, अपने आप में एक ही चीज कंप्लीट, है ना, आई बात समझ में। तो ये जैसे ये एक छोटा नॉर्मल अंडा है मुर्गी का, अब ये क्या है, ऑस्ट्रिच एग है, ये इतना बड़ा है ना, डेफिनेटली इसके कम से कम 20 एग के बराबर है, ये 20 20 20 30 एग ले आओ उसके बराबर होता है, इसमें से ऑस्ट्रिच निकलता है। अब ये क्यों एक लार्जेस्ट सेल है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा ऐसा अंडा है जो एक ही मटेरियल से बना हुआ है। एक ही मटेरियल से मतलब ये अलग अलग चीज़ों से नहीं बना हुआ, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट है ये। आई होप आप समझ पे आ रहा हो। तो जो सबसे लार्जेस्ट सेल है, सवाल पूछ लेता है, बहुत ही इजी सवाल है हालांकि ये, और कई बार रिपीट हो चुका है तो डेफिनेटली मुश्किल ही अब रिपीट करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कई कई बार पूछ ले क्या पता पार्ट्स वगैरह में करके। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल होता है हमारा ओस्ट्रिच एग। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल भी होगा, स्मॉलेस्ट सेल ये जो आपको बैक्टीरियाज वगैरह दिख रही है ना, ये बैक्टीरियाज, ये हमारी स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है माइकोप्लाज्म। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल हमारा कौन सा है, माइकोप्लाज्म। अच्छा, स्मॉलेस्ट अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन सेल में, तो वो हमारे मेल में होता है, और मेल में ये आप सब लोग जानते ही होंगे, पहचान ही रहे होंगे इसको। ठीक है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, वो स्पर्म होता है। अगर हम पूरी दुनिया में ओवरऑल सभी चीज़ों को इंक्लूड कर ले तो उसमें सबसे छोटा क्या होता है, माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया होता है एक तरीके का। और ह्यूमंस में सबसे छोटा सेल स्पर्म होता है। ये तो रही मेल की बात कि मेल में, लेकिन अगर मैं मेल की, देखो ये मेल का स्मॉलेस्ट है, अगर मैं मेल में बात कर दूं कि आखिर लार्जेस्ट मेल में क्या होता है, तो लार्जेस्ट होता है ये वाला जो अपना यहाँ पे रंग बिरंगा दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। ये लार्जेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है। तो ये मेल की बात रही, लेकिन अब ये फीमेल की बात भी तो आएगी, जहाँ मेल की बात आएगी वहाँ फीमेल की बात भी आएगी। फीमेल में जैसे ये रहा मेल का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, लार्जेस्ट क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। उसी तरीके से फीमेल में लार्जेस्ट क्या होता है, जिस तरीके से हम मेल में स्पर्म हमारा सबसे छोटा सेल्स होता है, उसी तरीके से जो फीमेल्स होती हैं उनका भी जो यहाँ पे सेक्स सेल होता है, जिसे हम ओवम बोलते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन में अगर मैं बात करूँ तो। और उनके अंदर अगर मैं बात करूँ, जो सबसे छोटा सेल होता है वो क्या होता है, RBCs। ठीक है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, एक बार अगर मैं आपको और बताऊं, ह्यूमन वगैरह अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो अभी हम नहीं लेते मेल और फीमेल में, अभी हम केवल लेते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन में जो सबसे बड़ा होता है वो सेल कौन सा होता है, ओवम होता है। जो सबसे छोटा होता है वो सेल कौन सा होता है, स्पर्म होता है। और वो स्पर्म होता है किसमें, मेल में। जब मेल में ये सबसे छोटा होता है तो मेल में बड़ा भी होगा सबसे, और जो सबसे बड़ा होता है वो न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, ये मेल में होता है। जब फीमेल में ये सबसे लार्जेस्ट ओवम होता है तो उसमें फीमेल में सबसे छोटा भी होगा, और सबसे छोटा क्या होता है, RBCs होता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो RBCs होता है जो फीमेल में सबसे छोटा सेल्स होता है। याद रखना, कहीं कोने में बना के अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। अब आगे चलते हैं। तो ये रही हमारी जितनी भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी सेल्स के बारे में। अब हम सेल्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कवर करेंगे, आखिर पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप ये देख सकते हो, ये मैंने जेमिनी से बनवाया है इमेज, है ना। हालांकि इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जान पा रहे होंगे, हालांकि हम पढ़ेंगे अभी। जैसे ये क्या हमारा पूरा सेल्स है, अब ये उसके अंदर जैसे आप ये न्यूक्लियस वगैरह ले लो, हालांकि यहाँ पे पूरी एक ही तरीके से बना रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया मान के चलो, ठीक है, ये राइबोसोम्स हो गए, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये उसके ऊपर राइजोसोम्स हो गए। तो अभी हम पढ़ेंगे ये सेल्स के बारे में, ये सभी क्या है, पार्ट्स ऑफ सेल्स है ना। पार्ट्स ऑफ सेल्स में जो हम सबसे पहला पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे ये हमारा पूरा सेल है, ये पूरा सेल है। अब ये जो मैंने बताया ना, ये जो दीवार है इसकी, अब ये जो दीवार है ना, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी इसके अंदर ये सारी चीज़ें मटेरियल्स वगैरह होंगी ना, इसके सारे हमारे जितने साइटोप्लाज्म होगा, ऑर्गेनेल्स होंगे, वो सारे इसके अंदर होती हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर क्या होती है, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी सेल को। ये दोनों में होती है, ये प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखो गलत लिखा है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है।
ये सेल वॉल हम आगे पढ़ेंगे, सेल वॉल केवल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फोकस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर क्या होता है, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में आप समझो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। आखिर क्या होता है, जो सेल्स होती है उसकी जो चारों तरफ लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, वही उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है, ये बहुत ही थिन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब अगर इसको मैं जहाँ से मुड़ाऊँ वो मुड़ा सकता हूँ, और ये लिविंग होती है। याद रखना, अगर मैं आपको आगे एक सेल वॉल भी पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल की केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल वालों को क्या है ना, एक अलग ही भगवान ने प्रोटेक्शन दे रखा है, उनको सेल मेम्ब्रेन तो दे ही रखा है अंदर, लेकिन एक सेल वॉल बाहर से एक और प्रोटेक्टिव लेयर दे रखी है, तो उनको सेल वॉल डबल प्रोटेक्शन दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, डबल प्रोटेक्शन दे रखी है। तो यही सेल वॉल जो होता है ना, ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग होता है, ठीक है। इस तरीके से सवाल पूछ लेता है। अब ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेल्स होता है वो अब खाना खाने के लिए अपना भालन पोषण करने के लिए उसको खाना तो चाहिए। अब वो खाना कैसे जाएगा उसके अंदर, यहाँ बाहर से तो पूरी सेल वॉल वाली लेयर लगी है, फिर उसके अंदर एक और प्रोटेक्टिव लेयर लगी है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ ऐसे मटेरियल जिनको ये सेलेक्ट करके अंदर जाने देता है। मतलब ये एक तरीके से कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या चीज़ें जाएंगी और क्या चीज़ें नहीं जाएंगी। एक तरीके से मैं आपको कह सकता हूँ, ये जैसे पूरा सेल है उसके बाहर ये सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है कि जैसे कोई भी अगर बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको ये मना कर देगा, कोई भी अगर इसके काम की चीज़ आ रही है जिसको ये खा के एनर्जी वगैरह बना सकता है उसको ये अंदर जाने देगा। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन काम करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आओ। जैसे ये वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अलाउ कर देता है कि हाँ तुम आओ, तुम्हारा ही तो काम है, तुम्हारी तो ज़रूरत है। आखिर ये बना किस मटेरियल का होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बना किस मटेरियल का होता है, ये बना होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स का, जो हम आगे जानेंगे ये अंदर ही बन रहा होता है। जो लिपिड्स होता है, फैट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं, ये काम क्या करता है, ये एक तरीके से शेप प्रोवाइड करता है सेल्स को। ये जिस तरीके से शेप रहेगा, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है अगर, तो इस तरीके के शेप हो जाएगा सेल का। अगर ये इस तरीके से शेप में है तो वही सेल का शेप हो जाएगा। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे एक चीज और आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, आखिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। यहाँ पे मैंने दो टर्म यहाँ पे लिखे हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता क्या है। देखो मैंने अभी आपको बताया, जब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब ये क्या चीज़ अंदर जाने देगा क्या चीज़ नहीं जाने देगा, वो आखिर जाएगा कैसे। ये तो सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन मतलब ये सेलेक्ट करेगा कि क्या चीज़ अंदर जाएगी क्या चीज़ नहीं जाएगी। अगर वो जाएगी, अगर उसने सेलेक्ट कर लिया कि भाई तू आ जा, तू पानी है तू आ जा, तो वो जाएगी कैसे, वो जाती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। अब डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है आगे जानते हैं। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ये आपने पढ़ा भी होगा और इसके बारे में आपको डीप में नहीं जाना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये गैसियस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड्स में होता है। अब जैसे डिफ्यूजन, एक बात अच्छे से और समझ लो। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब जैसे एक रूम है जहाँ पे पूजा घर आपका मान लो, वहाँ पे मैंने इस तरीके से अगरबत्ती जला दी, अगरबत्ती जला दी तो इससे जो भी धुआं निकलेगा वो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। अब ये जो धूपबत्ती है ये पूरे रूम में तो फैलेगा, पूरे रूम में फैलेगा। डिफ्यूजन जो होता है ना वो मेनली गैस के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ये डिफ्यूजन का मतलब जो दिया गया है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने की बात की गई है। और वो भी कब कैसे, एनर्जी के साथ, एनर्जी लगती है इसमें, विदाउट यूजिंग एनर्जी, एनर्जी के बिना। ऑस्मोसिस होता है उसमें हमारी एनर्जी लगती है, वो ऑस्मोसिस में भी, रिवर्स ऑस्मोसिस में, ठीक है। लेकिन अभी आप समझो ये जो डिफ्यूजन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन में से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। जैसे अगर ये पानी है, ठीक है, अब मैंने इसमें ये कलर है, सपोज मेरे पास बैगनी कलर है, अब यहाँ तो ये कंसंट्रेशन हाई है, एकदम एकदम कंसंट्रेटेड है, मेरे पास केवल ये कलर ही कलर है। यहाँ ये पानी है, जब मैंने इसको पानी में घोर दिया ना तो ये पूरे पानी में घुल जाएगा, उसी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब एक तरीके से वो डिफ्यूज हो गया, वो पूरा फैल गया। ये तो रहा लिक्विड का, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गैसियस में होता है। जैसे आपका फोग हो गया, फोग बहुत जल्दी हवा में फैल जाता है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लिक्विड में आपका गैस से थोड़ा सा कम होता है, जैसे ये यहाँ पे हमारा लिक्विड में थोड़ा सा धीरे धीरे फैला होगा गैस के कंपैरिजन। ऐसे सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूजन का रेट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि डिफ्यूजन होता है क्या है। ऐसी आप आगे ऑस्मोसिस समझो। ऑस्मोसिस जो होता है ना वो मेनली वाटर के मॉलिक्यूल्स के
बारे में होता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स जैसे हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन में जाएंगे। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे ये जो सेल्स होता है, ये सेल्स होता है, अब इसको पानी खाना तो चाहिए ही चाहिए। तो अब अगर इसके अंदर अगर पानी की मात्रा कम है, इसके अंदर पानी की मात्रा कम है, इसका मतलब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। और अगर बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब बाहर हाई कंसंट्रेशन है, किसकी, वाटर की। तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन से जो पानी है वो सेल के अंदर तभी जाएगा जब यहाँ पे सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन रहेगा पानी का। और वो जाएगा कैसे, वो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, बस। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और इसके लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ये मेंटेन करता है, सेल को मेंटेन करता है शेप और बैलेंस के लिए। और ये तब तक कब तक होता रहेगा, जब तक हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती है। इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे, जैसे आप यहाँ पे समझो, अपना यहाँ पे मैं एकदम आसानी से समझा रहा हूँ। ये जैसे यहाँ पे ये तीन तरह की सॉल्यूशन दे रखे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और यहाँ पे ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या है, ये हमारा एक तरीके से सेल है, ठीक है, ये एक तरीके से हमने क्या है, हमारे पास सेल है। अब इसको मैंने पानी में डाल दिया, आप ऐसे ही समझो बस, ठीक है, मैंने इसको पानी में डाल दिया। अब ये जो सेल है ना, इसके अंदर कम शुगर है, अभी पानी के अंदर ज़्यादा शुगर है, शुगर मतलब यहाँ पे चीनी है। अगर ये सेल के अंदर कम चीनी है, पानी के अंदर ज़्यादा चीनी है, मैंने आपको बताया क्या, सेल अगर मैं पानी में डाल दूंगा, अब सेल पानी के अंदर तो ज़्यादा कंसंट्रेशन है चीनी का। और ऑस्मोसिस होता है क्या है, वाटर मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अगर मैंने इस सेल को इस पानी में डाल दिया, सेल में तो चीनी की मात्रा कम थी लेकिन पानी में चीनी की मात्रा ज़्यादा थी, इसका मतलब पानी में हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें हमेशा लो कंसंट्रेशन में जाती हैं। तो ये जो पानी है इसमें से जो चीनी है वो जाने की कोशिश करेगा सेल के अंदर, और इसी को बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होता है, जो सेल के अंदर का जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो स्वेल कर जाता है। क्योंकि कम होता है तो डेफिनेटली जो पानी जिसमें हमने जिस सॉल्वेंट में हमने उसको डाला है उसमें से जो मटेरियल्स होगा, जो उसमें से जो हाई कंसंट्रेशन वाला मटेरियल होगा वो सेल के अंदर जाएगा। अब जब सेल के अंदर जाएगा तो वहाँ से सेल स्वेल कर जाएगा। तो हाइपोटोनिक स्वेल में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा जो सेल होता है वो हमेशा क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये सवाल यहाँ से पूछ लेता है। आइसोटोनिक वही सेल होता है जहाँ पे दोनों में कंसंट्रेशन बराबर होता है, मतलब जितनी चीनी की मात्रा पानी में उतनी चीनी की मात्रा हमारे यहाँ पे सेल में भी है, तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे आप किशमिश का भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे किशमिश में क्या होता है, किशमिश में जैसे पानी है, पानी की मात्रा की अगर मैं बात करूं, किशमिश से शुगर तो होता है, ठीक है, वो शुगर की बात छोड़ो, लेकिन किशमिश में पानी कम होता है। अगर मैं उसको पानी में भिगो देता हूँ एक रात के लिए, तो आप सुबह सुबह देखोगे जो किशमिश होते हैं वो पूरी फूल जाती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पानी है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से किशमिश के अंदर चला गया। किशमिश के अंदर क्यों चला गया, क्योंकि किशमिश के अंदर जो पानी का कंसंट्रेशन था वो कम था। और जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो हमेशा यही होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। तो बाहर बर्तन में तो पानी बहुत ज़्यादा था लेकिन किशमिश के अंदर बिल्कुल नहीं था। तो किशमिश के अंदर लो कंसंट्रेशन था, तो पानी जो हाई कंसंट्रेशन बर्तन में था, तो उसी बर्तन में से पानी जो है वो किशमिश के अंदर चला जाएगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चल जाएगा। वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा किशमिश है वो फूल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे, ऐसे अगर आप नहाए भी होंगे, कई बार आपकी जो उंगली होती है आप वहाँ पे देखोगे सिकुड़ी सी जाती हैं जब आप नहाते हो बहुत ज़्यादा अगर खारे पानी में। वहाँ पे क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बाहर जो होता है ना पूरा हमारा सॉल्ट वगैरह चीज़ें होती हैं। जब जो पानी अगर हमारा सॉल्टी है और हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है पानी का उसके कंपैरिजन जितना बाहर है, तो हम जब बहुत ज़्यादा नहा लेते हैं क्योंकि उसमें सॉल्टी वाटर है, सॉल्ट है, और हमारे यहाँ पे हाथों में तो बहुत कम सॉल्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। आइसोटोनिक में क्या होता है, जितनी मात्रा अपने सेल के अंदर है उसी उतनी मात्रा अपने सॉल्यूशन के अंदर है, तो दोनों में कोई यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे पहले से ही अटेन किया रखा है, तो यहाँ पे कोई भी आदान प्रदान नहीं होता, कोई भी अंदर बाहर चीज़ें नहीं जाती। ऐसे यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सेल है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। तो जो मैं आपको पहले बताया भाई ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। तो सेल के अंदर जब हाई कंसंट्रेशन होती है तो उसमें से चीज़ें जब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन वाले में जाती हैं तो जो सेल होता है वो हमारा श्रिंक कर जाता है। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो जिसमें दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, सॉल्यूशन में भी बराबर होती हैं और हमारे सेल में भी बराबर होती हैं, तो वहाँ पे कोई चेंजेस आता नहीं है।
लेकिन हाइपोटोनिक में हमारा जो शेल होता है वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे श्राइवल नहीं श्रिंक होगा। श्रिंक आप यहाँ पे देखो किस सॉल्यूशन में हमारा जो सेल होता है वो श्रिंक कर जाता है। अगर आप इतना याद रख लोगे तो आप पूरा समझ जाओ, पूरा कंसेप्ट आपको याद रहेगा। देखो श्रिंक मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना मतलब श्रिंक, श्रिंक में भी आर आ रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी आर आ रहा है। इसका मतलब जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात की जाएगी वहाँ पे हमारा जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, बस आपको हाइपोटोनिक का याद हो गया तो आपको हाइपोटोनिक का याद ही हो जाएगा। हाइपोटोनिक में हमारा जो सेल है वो स्वेल करेगा। अब यहाँ पे ये जो भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है ना वो बिना एनर्जी के होता है। बिना एनर्जी के क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस होता ही यही है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, इसके लिए ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है कि हाई कंसंट्रेशन से जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा लो कंसंट्रेशन में होती है। लेकिन आप इसका अपोजिट भी करवा सकते हो, जिसका कंसेप्ट है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हम लो कंसंट्रेशन से, हम अपना खुराबाती दिमाग चला के लो कंसंट्रेशन से चीज़ों को हाई कंसंट्रेशन में लेके जाते हैं। जैसे आरओ का काम हो गया, जैसे वाटर फिल्ट्रेशन का काम हो गया आरओ का। जैसे ये क्या है, ये हमारा गंदा पानी है। अब इस गंदे पानी में पानी की मात्रा कम है जितना कचड़े की मात्रा है, कचड़े की मात्रा ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे कचड़े की हाई कंसंट्रेशन है, वाटर की लो कंसंट्रेशन है। यहाँ पे अपने वाटर की हाई कंसंट्रेशन है। तो यहाँ अगर वाटर की लो कंसंट्रेशन है, इस जो लो कंसंट्रेशन है वाटर की, मतलब कचड़े वाली पानी में पानी की कंसंट्रेशन लो है, उस पानी को तो मुझे साफ करना है तो उस पानी को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्रेशर अप्लाई करके मतलब एनर्जी लगा के, जो ऑस्मोसिस होता था वो बिना एनर्जी के होता था, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अपने आप जाता है। लेकिन जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मुझे भेजना पड़ेगा तो वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। जो भी काम प्रकृति के अपोजिट मुझे करना पड़ेगा वहाँ पे मुझे डेफिनेटली अपनी एनर्जी अलग से देनी पड़ेगी। जिस तरीके से अगर जैसे यहाँ पे धरती है, अब यहाँ पे खड़े होने के लिए तो मुझे कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती क्योंकि ग्रेविटी की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन वहीं उड़ने के लिए मुझे देना पड़ेगा ना, एनर्जी देनी पड़ेगी ना। वहाँ पे एनर्जी तो देनी पड़ेगी क्योंकि ग्रेविटी मेरे को नीचे गिराएगा नेचुरली। लेकिन मुझे ग्रेविटी को टक्कर देने के लिए कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी जिससे कि मैं हवा में उड़ पाऊँ और ग्रेविटी को तोड़ पाऊँ। उसी तरीके से यहाँ पे है ऑस्मोसिस में, हाई कंसंट्रेशन में से सारी चीज़ें लो कंसंट्रेशन में जाती है। लेकिन लो कंसंट्रेशन में जाने के लिए, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भेजने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से जो पानी है, जो कचरा वाला पानी है जिसमें साफ पानी की कम मात्रा है, उस पानी को अगर मुझे सेपरेट करना होता है तो मैं एनर्जी दे के यहाँ पे साफ पानी अलग कर देता हूँ और इसी को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो हमारा वाटर फिल्ट्रेशन होता है ना, वहाँ पे हमारा कौन सा प्रोसेस काम करता है? वहाँ पे हमारा जो काम करता है वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अपने सेल का दूसरा पार्ट। सेल का दूसरा पार्ट मतलब सेल वॉल। मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो सेल है ये क्या है, ये अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये केवल एनिमल्स में होता है, केवल एनिमल्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन जो सेल्स होती है ना उसमें एक अलग ही, जो सेल्स मतलब जो सेल प्लांट की सेल्स होती है उसमें एक अलग ही डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दी रहती है। आप ऐसे समझ लो क्यों दी रहती है, भगवान ने उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही दया करी है। क्योंकि एक तो उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं, हम जी नहीं सकते। ऑक्सीजन वही प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लेते हैं, सूंघते हैं और जी पाते हैं। और एक तो उनको प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है, भाई कोई भी आता है उनके मार के चला जाता है, जो प्लांट्स होते हैं काट के कोई भी चला जाता है। कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया वो भी अगर उनको काट दिया तो उनकी सेल्स वैसे ही डैमेज हो जाएगी, सारा अंदर का साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकल के आ जाएगा। तो वो ना निकले, भगवान ने उनको डबल प्रोटेक्शन दे रखी है और वही नाम है अपना सेल वॉल। तो ये बात याद रखना, ये जो सेल वॉल है ना ये एनिमल में नहीं पाया जाता। एनिमल के पास हाथ पैर है जिससे वो लड़ाई करके अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है, लेकिन प्लांट्स के पास ये फीचर नहीं है। तो प्लांट्स को भगवान ने एक अलग ही फीचर दे रखा है, वो है सेल वॉल। ये केवल प्लांट में पाया जाता है, बैक्टीरिया फंगी अलगा में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता, ना जानवर में पाया जाता है ना इंसान में पाया जाता है। ठीक है, आओ इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। ये प्लांट्स में, ये तो मैंने बता दिया, प्लांट बैक्टीरिया फंगी अलगा ये भी बता दिया। ये नॉन लिविंग होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था वहाँ पर भी जब मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था कि आप याद रखना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है, लेकिन जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ये शेप प्रोवाइड होता है, वो शेप प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो हमारा जो तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? ये ब्रेन ऑफ द सेल तो है ही, ये हमारे सेल को कंट्रोल तो करता ही है, लेकिन ये डीएनए भी कंटेन करता है। डीएनए क्यों, आप आगे चल के पढ़ोगे ना। ये डीएनए की वजह से हमारा जो सेल होता है वो एक अपनी ही तरीके का दूसरा सेल बना पाता है। दूसरा सेल आखिर बनाना क्यों है? अगर एक सेल है इसको कुछ हो गया फिर तो इनकी सारी संख्या ही खत्म हो गई, इनकी पूरी जनसंख्या मिट जाएगी, पूरा खानदान नामो निशान मिट जाएगा, फिर तो हमारे पास सेल है ही नहीं। लेकिन अब ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, ये लाइफ पूरी चलता रहे, एक मर गया तो दूसरा जिंदा है जो कि पूरे लाइफ में काम करेगा, पूरी दुनिया को चलाएगा, तो वो चाहिए होता है।
तो वो सेल किसकी वजह से कर पाता है? न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस की वजह से क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही वो सारे मटेरियल्स रखे रहते हैं, डीएनए हो गया, जीन्स हो गया, जिसकी वजह से वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है, अपने आप को दोबारा एक अपने जैसा ही नया बेबी कर पाता है। तो वो सभी न्यूक्लियस की वजह से होता है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो इसको ब्रेन ऑफ द सेल बनाती है, क्योंकि इसको वो पावर प्रोवाइड करती हैं कि ये सारे जितने भी हमारे सेल्स के अंदर मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सभी को ये कंट्रोल कर पाए। अब जब ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको एक डबल ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्रोटेक्शन दी जाती है। ये प्रोकार्योटिक में नहीं होता। आगे मैं आपको बताऊंगा आखिर प्रोकार्योटिक क्या होता है, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक यूकैरियोटिक होता है। अब ये प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस नहीं रहता, इसीलिए इसका नाम है प्रोकार्योटिक। ऐसे ही दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में अपना न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकार्योटिक में अपना न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जैसे बैक्टीरिया हो गए, ये जितने भी प्रोकार्योटिक होते हैं ये एक वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसे, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनका केवल एक ही सेल होता है। अब आप कमेंट में करके बताओ, अगर इनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इनके पास ऐसा क्या चीज़ है जिससे इनके अंदर का पूरा ऑर्गेनल्स कंट्रोल रहता है? भाई यूकैरियोटिक के पास तो न्यूक्लियस है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के पास ऐसा क्या है जिससे ये पूरे अंदर का जो सेल होता है वो जो यहाँ पे ब्रेन ऑफ द सेल काम करता है? ये आप कमेंट करके बताओ, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब जब ये हमने ये न्यूक्लियस वगैरह, ये पूरा एक तरीके से सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मटीरियल पाई जाती हैं जो कि इसको पावर देती हैं कि ये पूरे सेल को कंट्रोल कर पाए। और वो चीज़ें हैं क्या, वही हम यहाँ पे बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस में। देखो, न्यूक्लियस को पढ़ने के लिए मुझे दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि उसकी आउटर कवरिंग है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। अब इसी न्यूक्लियर एनवेलप पे आप देखोगे ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो एक्चुअली इस न्यूक्लियस में से जो चीज़ें होती हैं उसको बाहर आने में मदद करती है। जैसे क्रोमोसोम्स है, जब ये जो न्यूक्लियस होता है वो काम होता है सेल डिवाइड करने में, सेल एक अपने जैसे नया सेल बनाने में काम करता है। वो सेल बनाएगा कैसे? जब ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर आएंगे तभी तो वो इसी पोर से बाहर आते हैं। और भी जो मटेरियल्स होते हैं जो चाहिए होते हैं वो इन्हीं पोर से बाहर आ जाते हैं। इन्हीं पोर से वो अंदर भी जाते हैं साइटोप्लाज्म में से अंदर न्यूक्लियस के अंदर। तो ये पोर्स होते हैं जो न्यूक्लियर एनवेलप्स पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो हमारा चीज़ होता है जो न्यूक्लियस का कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरीके से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसी तरीके से जो न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसमें हमारे ये सारे क्रोमेटिन थ्रेड, डीएनए वगैरह तैर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा लिक्विड भरा रहता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो सेल के अंदर भरा रहता है वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियस की एक डबल ई मेम्ब्रेन है, इसके पास न्यूक्लियर पोर होता है जो कि आरएनए और प्रोटीन को मदद करता है सेल्स के अंदर आने। सेल्स के अंदर आने मतलब जैसे अगर ये न्यूक्लियस है, ये क्या हमारा, ये न्यूक्लियस है। अब ये जैसे हमारे छोटे छोटे पोर्स हैं न्यूक्लियस के बाहर, तो न्यूक्लियस है ना ये, तो छोटे छोटे पोर्स होंगे, उसमें से हमारे प्रोटीन्स हो गए, आरएनए हो गए, वो साइटोप्लाज्म में आके तैर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं आखिर बाहर का माहौल कैसे है। ठीक है, अब ये आरएनए आते क्यों आखिर न्यूक्लियस से? ये साइटोप्लाज्म में आते हैं ताकि प्रोटीन्स वगैरह बना पाए। प्रोटीन्स बनता कहाँ है? राइबोसोम्स पे बनता है। यही प्रोटीन्स पास होती हैं साइटोप्लाज्म में और ये फिर न्यूक्लियस में पास हो जाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर एनवेलप बहुत पास करने में, हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूक्लियस होता है उसके आगे ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं यही एक्चुअली में मदद करती है इनके अंदर प्रोटीन्स और आने 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 जाने का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा, जैसे जैसे अभी मैंने ये बताया आपको, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप होता है क्या? जो न्यूक्लियस का पूरा मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को कवर कर रखा है। दूसरा जो न्यूक्लियर का कंपोनेंट है वो क्या हमारा, न्यूक्लियस के अंदर वो सारी चीज़ें क्या है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर ये पहली बात तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ा है, मतलब जो लिक्विड चीज़ें जो न्यूक्लियस के अंदर बढ़ा है जिसमें ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर भी जब मैंने झांक के देखा तो उसमें दो चीज़ें मेरे को मेन पता चली। एक होता है हमारा क्रोमेटिन थ्रेड जो कि क्रोमोसोम्स एक तरीके से डीएनए वगैरह यही है, और एक होता है न्यूक्लियोलस जो कि सेल जब डिवाइड होता है ना तो न्यूक्लियोलस अपने आप को डिसअपियर कर लेता है, ये गायब हो जाता है। फिर हमारा केवल ये क्रोमेटिन थ्रेड ही काम आता है जो कि आगे चल के डीएनए वगैरह में फॉर्म होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह बनाता है, और यहीं से फिर हमारी जो जीन्स वगैरह इन्हीं में लाई करती है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये फॉर्मेशन काम करता है राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, सवाल इससे कई बार पूछ लेता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। क्रोमेटिन थ्रेड क्या होता है? यस, मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये हिस्टोन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन्स, यहाँ पे जो प्रोटीन जिस प्रोटीन से मिलकर बना होता है उसी को बोलते हैं हिस्टेन्स। ठीक है, हिस्टोन्स ये जीन्स कैरी करता है। जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है वो जीन्स कैरी करता है। आपने देखा होगा जो आपके मम्मी पापा हैं उसमें से कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर भी हैं।
है ना। आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है युवा पीढ़ी में कि 40 से पहले उनके बाल झड़ जाते हैं या फिर सफ़ेद हो जाते हैं। वो एक ऐसी जीन्स है जो उनके दादा परदादा से आई हुई है। वो भी किसके वजह से हुआ, वो उनके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स होगा उसके अंदर ये कहीं ना कहीं लिखा होगा कि हाँ, जो तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसके 40-50 साल में बाल झड़ जाएंगे सफ़ेद होने से पहले। वो सभी जीन्स में लिखी होती है, वो सभी इस क्रोमेटिन थ्रेड की वजह से होता है। क्योंकि जब आपका सेल डिवाइड होता है, जैसे ये क्या है, क्रोमोजोम्स है, तो यही इसी में से क्रोमोसोम्स आधा डिवाइड होकर एक नया सेल बनाएगा, आधा एक नया सेल बनाएगा, फिर वो सेल से एक और दो दो नए सेल बनेंगे, फिर वो दो नए सेल आपस में मिलके कोई बॉय बन जाएगा। अगर एक्स वाई मिलेगा, एक्स एक्स मिलेगा तो गर्ल बन जाएगा। अब उसमें वो सारी प्रॉपर्टी आखिर यहाँ पे जीन्स, ये इसी का तो कॉपी पेस्ट हुआ है यहाँ पे। तो जो प्रॉपर्टीज इसमें होंगी, कुछ इसकी प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट होंगी, कुछ अलग से अपनी कॉपी पेस्ट होंगी, अलग से कॉपी होंगी, कुछ नहीं बनेंगी। तो वही सारी प्रॉपर्टीज़ इस जीन्स के अंदर होती हैं और वो सारी क्रोमेटिन थ्रेड की होती है। और क्रोमेटिन थ्रेड अपना न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस अपना सेल के अंदर होता है, सेल अपना पूरी बॉडी से सेल से अपना पूरा बॉडी मिलके बना हुआ है। अब यही आखिर ये बनता कैसे, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ना, जब सेल डिवाइड होता है ना, तो ये कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। जैसे ये अभी तो बहुत ज़्यादा लंबा एक तरीके से सांप की तरह या फिर धागा की तरह ही है, क्रोमेटिन थ्रेड है। लेकिन जब हमारा सेल डिवाइड होता है ना, तो ये बहुत ही छोटा छोटा इस तरीके से क्रोमोसोम्स बन जाता है। इस तरीके से क्रोमोसोम्स बन जाता है, जो कि ये सारी जो जीन्स होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको ये अपने अंदर रखे रहता है। जो सेल डिवाइड होता है यहीं से हमारी कॉपी कटती है, कॉपी पेस्ट यहीं से होती है। जो क्रोमोसोम से आधा पेरेंट के पास हो जाता है, फिर दूसरी कॉपी बन जाती है, फिर एक और कॉपी बनती है जो दोनों के साथ मैच होके, दोनों के साथ जुड़ के एक अलग ही मटेरियल बना देता है, एक अलग ही ऑर्गेनिज्म बन जाता है वहाँ से। आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन वाले टॉपिक में माइटोसिस और मियोसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो ये आपने पढ़ लिया, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जीन्स। और ये पास ट्रेट मतलब वही हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला, कि वो अपने पेरेंट्स से जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो पास करेंगे अपने ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग मतलब अपने आगे आने वाली जनरेशन में। अब आगे पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। ये भी मैंने आपको बताते ही आया हूँ पूरे लेक्चर्स में, कि जैसे हमारा पूरा सेल होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जिसके वजह से ये जो ऑर्गेनिल्स होती हैं वो अंदर पूरा मूव कर पाती हैं, वो साइटोप्लाज्म होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल्स में एक बंदा यहाँ पे नहा रहा है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे नहा रहा है, एक बंदा यहाँ पे नहा रहा है। ये समझ जाओ सेल ऑर्गेनल्स है, समझ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्लास्टिड है, ये लाइजोसोम्स है, समझ जाओ। अब इसी के अंदर पूरा पानी भरा है। अब इस पानी की वजह से तो ये एक जगह से यहाँ पे एक जगह से तैर पाएंगे। ये ये तो आदमी है, ये तो बच्चा है, मैंने लिया है। लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, उनके तो पैर नहीं होते कि वो बिना पानी के भी चल जाएंगे, उनको तो कुछ चाहिए होगा तैरने के लिए। तो अगर इनके पास पैर नहीं रहेंगे तो ये यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, इस साइटोप्लाज्म की वजह से। और इनकी मदद कौन करता है, वो मदद करता है उनका सेंट्रोजोम, ठीक है, साइटोस्केलेटन। आओ, सेंट्रोजोम नहीं, साइटोस्केलेटन। सेंट्रोजोम तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, भाई ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें, और जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो यहीं होते हैं, और ट्रांसपोर्ट में ये मदद करता है, ठीक है। मैंने एकदम सारी चीज़ें क्रिस्प और एकदम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी है, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। यहाँ पे एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ हालांकि, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इससे सवाल आया था, एसएससी में आया था, ठीक है, एसएससी भी या फिर यूपीएससी में आया था एक सवाल। साइटोप्लाज्म इंक्लूजन क्या होता है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होती है साइटोप्लाज्म में। अब देखो क्या होता है, जो सेल होता है वो, उसमें केवल सेल ऑर्गेनल्स थोड़ी ना होती हैं, उसको खाना तो चाहिए होता है। स्टार्टिंग से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, जो सेल होता है उसको खाना तो चाहिए होता है। अब जो भी वो अंदर खाना वगैरह लेगा, वो तो नॉन लिविंग थिंग होगा ना, वो वही हो जाएगा हमारे लिए साइटोप्लाज्म इंक्लूजन। मतलब जो भी सेल के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो एनर्जी वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो पिगमेंट हो गए, जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह, क्लोरोफिल वगैरह, वो सभी क्या है, वो तो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो रहते हैं ये सारी चीज़ें। जब सेल के अंदर खाना बन रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो बनेगा सब कुछ, सारी रिएक्शंस यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो होगी। यहाँ पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। वो जब रिएक्शंस होता है तो वहाँ से हमारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह बनता है, वहाँ से पिगमेंट वगैरह बनते हैं, फिर वहाँ से अलग अलग चीज़ों को कलर प्रोवाइड होता है पिगमेंट की वजह से। आगे हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट के अंदर।
ठीक है। तो वहाँ से अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है। तो ये पिगमेंट की वजह से, ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से, ये सारी क्या चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स किसके, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यही साइटोप्लाज्म इंक्लूजन हो गई। ठीक है, आगे आगे आज का यहीं पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझाया समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ा आया आपको ये पढ़ाने में सारा, मुझे भी। आगे कुछ नहीं है, अब आगे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। इस क्लास की मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके अपने नोट्स भी बना सकते हो और एक बार और रिवाइज कर सकते हो। और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। इसको हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, फिर इन पे पीवाईक्यू बेस्ड भी सवाल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी में। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।